आखिर कब तक हमें फिफ्थ बॉलर की शॉर्टेज मैच हरवाती रहेगी? आखिर कब तक हम लोग मैच डॉट पे डॉट खेलने की वजह से हारते रहेंगे? क्या कोई जवाब देगा इस बात का? अगर आपकी टीम नई गलतियां करके मैचेस हारती है तो शायद आपको गुस्सा आ जाए, लेकिन जब आपकी टीम पिछले एक साल से एक या दो गलती के अराउंड मैचेस हारती जाए तो फिर आपको गुस्सा नहीं बल्कि तरस आता है। और इस टीम के ऊपर, इस पाकिस्तानी टीम के ऊपर, इस पाकिस्तानी कप्तान के ऊपर मुझे तरस भी आता है और गुस्सा मजीद आता है, क्योंकि जो ये हाल कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, एक साल से आप एक चीज को सॉर्ट नहीं कर पा रहे हो। आप चैंपियंस ट्रॉफी, अपनी घर की चैंपियंस ट्रॉफी की पे से क्यों बाहर हुए? आप इस वजह से बाहर हुए क्योंकि आपके पास पांचवा बॉलर नहीं था। आप पांचवा बॉलर खुशदिल शाह और सलमान अली आगा को खिला रहे थे, और आज 4 महीने के बाद जब आपका मैच होता है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, आप अगेन सेम गलती की वजह से अपना मैच हार जाते हैं, क्योंकि आपके पांचवें बॉलर ने 7 ओवर में, दोनों ने मिला के 7 ओवर में 66 रन दिए। क्यों दिए 66 रन? बिकॉज दे आर नॉट अ फुल टाइम बॉलर्स, दे आर अ बैट्समैन हु कैन बॉल। सलमान अली आगा एक बैट्समैन है, उसका प्राइमरी रोल एज अ बैटर है जो कि थोड़ी सी बॉलिंग कर सकता है, एंड सेम गोज विद साइम अयूब। लेकिन अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको क्रूशल सिचुएशंस में, क्रंच मैचेस में ओवर्स निकाल के देंगे या मैचेस जितवा के देंगे या मैचेस बना के देंगे, सो ये आपकी खुशफहमी है। और ये मुखातिब मैं मोहम्मद रिजवान से हूं, क्योंकि वो ये काम जो है वो पिछले, जब से वो कप्तानी में आए हैं, वो करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जो जीते हो, आप मैच उठा के देखो, सारे के सारे मैचेस उठा के देखो, जो मैच आपका क्लोज गया ना, आपने वहां पे भी 4-4 बॉलर्स से खेला है। आप वहां पे जीते कैसे हो? आप वहां पे जीते हो कि आपके जो 4 बॉलर्स खेल रहे थे ना, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने 40 ओवर तक टीम को फारिग कर दिया। ऑस्ट्रेलियन टीम हर मैच में 40 ओवर से ज्यादा नहीं खेली है। पहले मैच में भी 42 या 40 ओवर तकरीबन इस तरीके से, दूसरे मैच में आपने 40 से पहले उनको ऑल आउट कर दिया, तीसरे में भी आपने 40 से पहले उनकी कमर तोड़ के उनको ऑल आउट कर दिया, जिसकी वजह से आप वहां पे सीरीज जीत पाए। लेकिन जब जब आपका ये पांचवा बॉलिंग ऑप्शन एक्सपोज हुआ है, आपकी टीम, आपकी परफॉर्मेंसेस वल्नरेबल हुई हैं। एंड ये बात पाकिस्तानी टीम को पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही है, क्यों ऑलराउंडर्स के पीछे पड़े रहते हैं। पिछले मैच में भी ये डिस्कशन हुई, या तो फहीम खेलेगा या तो हुसैन तलत खेलेगा। आज आपने फहीम की जगह डाल दिया दूसरा ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज। हालांकि मोहम्मद नवाज ने बड़ी शानदार बॉलिंग की है, लेकिन अगेन बात यही है भाई, कोई एक ऑलराउंडर खेलेगा, या तो हुसैन खेलेगा या तो नवाज खेलेगा, या तो हुसैन खेलेगा या फहीम खेलेगा, या फहीम खेलेगा या नवाज खेलेगा। बिकॉज इनका रोल अगर हम लोग देखें, हुसैन को तो आप हटा ही देते, बिकॉज हुसैन, मैं समझता हूं वो तो 25% भी ऐसा बॉलर नहीं है कि वो आपको कोई मैच जितवा के दे। वो छोटे रनअप से आके बस बॉलिंग कर लेता है। ही इज अ नाम का ऑलराउंडर मैं बोलूंगा उसको, क्योंकि वो एज अ बैटिंग रोल आप उसको खिला सकते हो, लेकिन अगर आप उसको ऑलराउंडर समझने की गलती कर रहे हो, सो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं इधर। एंड तभी बार बार एम्फेसाइज किया जाता है कि यार एटलीस्ट अपने ऑलराउंडर की कैटेगरी को बिल्ड करो वसीम जूनियर को, बिल्ड करो अब्बास आफरीदी को, बिल्ड करो अहमद दानियाल को, इनको कॉन्फिडेंस दो, इनको मैचेस तो दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो इनको मैचेस मिलते हैं इतने हद तक। आप फहीम अशरफ को पिछले 6 साल से मैचेस देते जा रहे हो, उसकी कोई टके की परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन आप वसीम जूनियर को 2 सीरीजेस लगातार नहीं खिला सकते। आप अब्बास अफरीदी को इतनी अच्छी T20 आई की परफॉर्मेंस देने के बाद दूसरी सीरीज पर ड्रॉप कर देते हो। अहमद दानियाल इतना अच्छा उसने चैंपियंस कप खेला ओडीआई का, उसको आप ओडीआई में नहीं डाल रहे हो। सो बहुत सारे लूप होल्स हैं जो कि आपकी टीम में हैं, लेकिन आप उसको निगलेक्ट करते गए एंड इवेंचुअली वो सारे लूप होल्स आपको अब हॉन्ट कर रहे हैं। और ये अब आपको पाकिस्तान को यहाँ पे एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। अगर अब भी नहीं करेंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी आप लोगों को चीजें रियलाइज करने में। मैच की शुरू से बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये बात थी कि भाई ये एक डे मैच था, जो कि अगर मैं ट्रिनिडेड टाइम के मुताबिक बात करूं तो ये सुबह 9:30 बजे के टाइम शुरू हुआ था। एंड जब आपका कोई भी मैच सुबह के टाइम शुरू होता है, स्पेशली उन कंडीशंस में जहां पे सी ब्रीज का फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, आपकी विकेट्स वहां पे जो होती है ना, वो थोड़ी नमी वाली होती है, थोड़ी गीली होती है। एंड हमेशा से आप देखेंगे गीली विकेट पे कभी भी कोई टीम टॉस जीतती है तो वो बॉलिंग करती है। एंड वही वेस्ट इंडीज ने किया कि वो लोग टॉस जीत के पहले उन लोगों ने बॉलिंग का फैसला लिया, बिकॉज विकेट भी थोड़ा सा ड्राई था और पूरे दिन बारिश वाला मौसम बना हुआ था, सो जिसकी वजह से फास्ट बॉलर्स के लिए एक बड़ा अच्छा दिन था ये। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि
जो आपका क्रूशियल मोमेंट होता है ना, क्रूशियल जो ओवर्स होते हैं, क्रूशियल जो घंटा होता है इन जैसी कंडीशंस में, वो पहला घंटा होता है बैटिंग टीम के लिए। अगर तो बैटिंग टीम पहला घंटा अच्छा खेलती है या ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छा खेलती है बैटिंग टीम, सो वहां से आपकी बुनियाद डल जाती है एंड देन उसके बाद आपके आने वाले बैट्समैन के लिए आसानी हो जाती है। एंड जिस तरीके की ओपनिंग आज पाकिस्तान ने की वो काबिल तारीफ थी इस जैसी विकेट पे, क्योंकि साइम अयूब एंड अब्दुल्ला शफीक दोनों पॉजिटिव लगे, दोनों ने बाउंड्रीज निकाली एंड 10 ओवर में आपका कुछ 55 स्कोर था विदाउट एनी लॉस। उसके बाद जाके कहीं साइम आउट हुआ है, लेकिन एक ऐसी पार्टनरशिप थी इस विकेट पे कि उसने चीजें आपके लिए काफी हद तक आसान कर दी थी। साइम अयूब ने जिस तरीके की बैटिंग की, इवन अब्दुल्ला ने, दे वर लुकिंग वेरी गुड, और जिस तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क लेके वो बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने रन्स निकाले एंड आपके लिए आसानी की है आने वाले बैटर्स के लिए। लेकिन जैसे ही साइम आउट हुआ उसी ओवर में बाबर एक ऐसी बॉल पे, एक बिल्कुल नॉर्मल बॉल पे, जिसको लग रहा है ये बॉल कोई बहुत ज्यादा अनप्लेबल थी, तो क्या था इस बॉल में जरा मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये बिल्कुल एक हाफ वॉली ऑन द लेग्स ऑफ बाबर आजम थी, जिसको 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स बाबर आजम फ्लिक पे चौका मारेगा। उस बॉल को बाबर आजम ने बिल्कुल सीधी बॉल को अराउंड उस बॉल के खेल लिया एंड ही गॉट बोल्ड आउट। और बाबर के लिए कुछ सही नहीं हो रहा है एंड T20 की टीम में भी जगह नहीं बन रही है एंड जब आप ओडीआई में भी परफॉर्म नहीं करेंगे देन फिर आपके ऊपर सवाल उठेंगे, बार बार उठेंगे। जो आपके पीछे इतनी आवाजें लग रही थी कि आप एशिया कप में वापस लेके आओ बाबर को या इसको T20 टीम में डालो, ना तो आपकी उस हिसाब से परफॉर्मेंस है, ना आप उन आवाजों को जस्टिफाई कर रहे हैं, ना आप अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। सो बाबर रियली नीड्स टू थिंक अबाउट हिमसेल्फ एंड मैं समझता हूं कि बाबर आजम का परफॉर्म करना ये पाकिस्तान की टीम को स्टेबिलिटी देता है। बाबर जब परफॉर्म नहीं करता है देन आपकी टीम लड़खड़ाती है, क्योंकि ये आपकी ऐसी बैकबोन है जो आप परफॉर्म करेगी सो आपकी टीम जो है ना वो बिल्कुल अलग लगेगी। और पाकिस्तान इसके ऊपर रिलायंट इस वजह से, क्योंकि पिछले 10 साल से पाकिस्तान ने इससे आगे या इससे पीछे कुछ देखा नहीं है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, पाकिस्तान हैज बीन रिलायंट ऑन हिम। अब इनकी जिम्मेदारी है कि ये परफॉर्मेंस यहां पे निकाल के दें। बाबर आजम हैज नाउ प्लेड 72 इंटरनेशनल इनिंग्स विदाउट एनी सेंचुरी, और ये बात जब बाबर ने आखिरी सेंचुरी की थी दैट वाज अगेंस्ट नेपाल, इस बात को भी 2 साल हो चुके हैं, 2023 में की थी, प्रोबेबली अप्रैल या मई का महीना था वो, और अब देखें आप 2 साल होने के करीब है लेकिन बाबर के बल्ले से कोई सेंचुरी नहीं आई है। सो इट इज अ कंसर्न फॉर हिम। पहले T20 से जगह खोई है बाबर ने, ओडीआई से मैं नहीं समझता कि बाबर को कोई हटा सकता है, लेकिन अगर ऐसी परफॉर्मेंसेज रही तो आवाजें जरूर उठेंगी। फिर उसके बाद बात करने का भी दिल नहीं चाह रहा है जिस तरीके की घटिया बैटिंग परफॉर्मेंस मोहम्मद रिजवान ने इस मैच में दी है। 38 बॉलें मोहम्मद रिजवान ने खेली हैं, जिसमें से 28 बॉलें मोहम्मद रिजवान ने रोकी हैं। क्या की हैं? रोकी हैं मोहम्मद रिजवान ने 28 बॉलें। मतलब आप अपनी इनिंग में 80% बॉलें क्या कर रहे हो? रोक रहे हो विदाउट एनी रन। और ये कोई ऑफ डे नहीं था मोहम्मद रिजवान का, ये रेगुलर डे था इनका। कोई ये बोल के दूर ना हटे कि ये मोहम्मद रिजवान का ऑफ डे था इस वजह से इसने रोकी, ये इसका रेगुलर डे था। ये जो ये करता है ना, ये हर मैच में हर इनिंग्स में अपनी करता है। मैं आपको अभी इसकी लास्ट 4 इनिंग्स आप निकालें, मैं उसमें दिखा देता हूं आपको। 2025 की क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान का ओडीआई में स्ट्राइक रेट है 72 का, कितने का? 72 टू बी वेरी प्रिसाइज। ये स्ट्राइक रेट ना जावेद मियांदाद का था और वो क्रिकेट कब खेलते थे? 1990 में। ये स्ट्राइक रेट मोहम्मद रिजवान का माशाल्लाह से अब है और ये पाकिस्तानी टीम के कप्तान है। ये इनकी अप्रोच, ये इनकी जो भी आप कह लें टिमिड अप्रोच है। आपके ऊपर प्रेशर लेने की सलाहियत नहीं है, या प्रेशर लेना ये समझते हैं कि आप जाके वहां पे हेड डाउन कर दें, रोकना शुरू हो जाए। 2023 इंडिया का वर्ल्ड कप, बाबर रिजवान साथ आए, यही चीज हुई। हार्दिक पांड्या ने अपने इंटरव्यू में बोला कि दोनों रोक रहे थे, दोनों तरफ से रन नहीं बन रहे थे, हमें वहां से चांस मिला। फिर उसके बाद रिसेंटली बात करता हूं, ट्राई सीरीज का फाइनल, मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग, आप जाके देखें कितने रन थे उसके, कितनी बॉलों पे थे, किस स्ट्राइक रेट के साथ थे। चैंपियंस ट्रॉफी अगेंस्ट इंडिया 77 बॉलों पे 48 रन की महान इनिंग्स, और जब आपका मैच खत्म करने की बारी आई, इनिंग्स को पार लगाने की बारी है, आउट होके चले गए क्योंकि अपने 48 जो बन गए थे। कब तक, आखिर कब तक ये वाली अप्रोच हमारे माइंड से नहीं जाएगी? जब तक आपको सिंगल करना नहीं आएगा आप ओडीआई क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सकते। ये चीज पाकिस्तान, जब से हम लोग क्रिकेट देखना शुरू हुए ना, पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसी ही चली है। ये रोक टक 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 टक, ये जो क्रिकेट है, ये पाकिस्तान कभी भी ओडीआई क्रिकेट नहीं जीत सकता इस वजह से। तभी तो आपका वर्ल्ड कप्स में ये हाल है, क्योंकि आपके बैट्समैन को स्ट्राइक रोटेट करना तक नहीं आती। मिडिल ऑर्डर में आप खेल रहे हो, आप स्पिनर्स को खेल रहे हो, एंड आपको अगर स्ट्राइक रोटेट ना करनी है देन आप जो है ना अपनी टीम के ऊपर मजीद बोझ ही डालोगे। फायदा आप कभी भी नहीं करोगे, आप अपनी टीम के ऊपर हमेशा बोझ डालोगे। इतनी डॉट्स यार, इतनी डॉट्स, चलो समझ आता है आप शुरू में आके थोड़ा सा अपना टाइम ले लें, लेकिन फिर उसके बाद एटलीस्ट आप सिंगल डबल तो शुरू करें। आप
रोटेट ही नहीं कर रहे स्ट्राइक। बात करते हैं लोग कि मोहम्मद रिजवान के सबसे ज्यादा टी20 आई में छक्के हैं, लेकिन जो वो छक्के मारने के बाद 3 डॉट करता है उसको भी तो कोई गिने, तभी तो उसका स्ट्राइक रेट टी20 में 127 126 का है। सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 126 क्यों है, ये बात तो कोई पूछे। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालने वाली वही चीज है, डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल। मिसबाउल हक भी इतनी डॉट बॉलें नहीं खेलते थे अपने जब वो खेलते थे, हालांकि वो अकेला बैट्समैन होता था मिसबाह, उसके सराउंड सब आउट हो रहे होते थे और वो बैटिंग कर रहा होता था अकेला। आपके साथ तो यहाँ पे अब्दुल्ला खेल रहा था, पहले अब्दुल्ला आउट हुआ, ठीक है चले, फिर उसके बाद आपके रहते हुए खेलता रहा हुसैन तलत ने आके इतनी अच्छी बारी खेल दी जब तक वो खेल रहा था विकेट के ऊपर। एंड मैं बड़ा इंप्रेस हूं कि आपने एटलीस्ट एक अच्छा फैसला लिया कि हुसैन को नंबर 5 पे बैटिंग करवाई आज। मेरे ख्याल से हुसैन तलत जैसे बैट्समैन को आप एज अ फ्लोटर इस्तेमाल कर लें। फ्लोटर बेसिकली ये होता है कि उसके नंबर को आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे पिछले मैच में दरकार था आगा, ऊपर तो आगा आ गया, लेकिन इस मैच में आपने देखा कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए थोड़ी अब भी, और देन आपने हुसैन तलत को बैटिंग करवा दी एंड ही वाज लुकिंग गुड। हुसैन तलत को भी तो देखे ना, बॉल टू बॉल खेल के गया, लेकिन एज अ कप्तान आपसे नहीं खेला गया बॉल टू बॉल। तो अगर ऐसी इनिंग्स खेलेगा, वो भी कप्तान, साइड का कप्तान है, ये बात आपने नहीं भूलनी है। मोहम्मद रिजवान अब साइड के कैप्टन है, और अगर कैप्टन ऐसी इनिंग्स खेलेगा तो वो अपने नीचे प्लेयर्स को क्या मौका देगा कि भाई ये तो विकेट ही अनप्लेबल है, यहाँ पे हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये अगर आपने मैसेज देना है खेलते हुए टीम को, तो देन भाई आपकी जरूरत नहीं है, मैं आपको ये खुले लफ्जों में बता रहा हूँ। यही काम आपने इंडिया वाले मैच में किया था, जहां पे विराट कोहली जब बैटिंग करने आया तो विकेट बिल्कुल सीधी हो गई। जब हमारे बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था यहाँ पे तो खेलना ही अजाब है, यहाँ पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। सो ये चीज हमारे लिए कोई नई नहीं है, सेम गलती मैं बोलूंगा जो पिछले 1 साल से रिपीट हो रही है ना, उसी गलती की वजह से आज आप अपना मैच हारे, और कोई गलती नहीं है। क्रेडिट आप दे दें हसन नवाज को। हसन नवाज ने जो नीचे से इनिंग्स खेली है ना, वो उसने थोड़ी लाज रख ली आपकी, वरना ये स्कोर 140 150 इससे ऊपर नहीं था। इससे ऊपर ये स्कोर जा ही नहीं सकता था जिस तरीके की बैटिंग रिजवान ने की, फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज ने नीचे से आगे की। यार आप एटलीस्ट सिंगल्स तो निकालो। कौन बोल रहा है आपसे अक्रॉस द लाइन जाके लंबे लंबे छक्के मारने को, या कौन बोल रहा है आप पहली बॉल से छक्के मारो। ओडीआई क्रिकेट नाम ही सिंगल डबल का है, स्ट्राइक रोटेशन का नाम है, इसके अलावा और क्या है ओडीआई क्रिकेट। डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल, पूरा मोमेंटम इनिंग्स का वहां से गया वेस्ट इंडीज के पास, एंड देन उसके बाद से पाकिस्तान पूरी इनिंग्स में नहीं उठा। एंड जो आपका ये स्कोर बना 181 वो कम था इस विकेट के हिसाब से, तभी आप देखें आसानी से मैं बोलूंगा वेस्ट इंडीज ने चेस किया। और हम डिस्कस कर चुका हूं मैं, शॉर्ट ऑफ 5th बॉलर वो मैच आपको कॉस्ट कर गया। एक ओवर सलमान अली आगा का जिसमें उसने 20 दिए, वहां से मैच दूर हुआ। फिर मोहम्मद नवाज आपको वापस लेके आया मैच के अंदर, बड़े शानदार स्पेल किया मोहम्मद नवाज ने, 7 ओवर 17 2 आउट, बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी लाइन एंड लेंथ पकड़ के बॉलिंग की। एंड नवाज कमबैक के बाद एटलीस्ट विद द बॉल बहुत अच्छा कर रहा है इन टी20 एज वेल एज ओडीआई में। ये वाला मैच बड़ा अच्छा खेला मोहम्मद नवाज ने, सो गुड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ये जो स्पिनर है ना, ये हमें काफी अरसे से मैचेस कॉस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर स्पिनर्स होते नहीं है। सो ये प्रॉब्लम अगर मोहम्मद नवाज सॉर्ट करता है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। लेकिन अगेन साइम अयूब एक बड़े क्रूशियल मोमेंट पे ओवर करने आया, एंड वहां पे उसने 16-17 रन दिए, चेस का बल्ला खुला वहां से, एंड देन उसके बाद मैच पाकिस्तान से दूर चला गया। साइम को आपको ब्लेम नहीं करना है, ये बात आपने याद रखनी है, बिकॉज साइम इज अ बैट्समैन। ये नहीं है कि साइम एज एन स्पिनर टीम में नहीं खेल रहा, साइम एक पार्ट टाइम बॉलर है। साइम किसी दिन आपको बहुत अच्छी बॉलिंग करके दे देगा, किसी दिन आपको साइम, अगर आप उसको क्रूशियल मोमेंट्स पे आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको मैच जितवा के दे, सो ऐसा बहुत रेयर चांस है कि वो कर पाए। आपको चाहिए 5th बॉलर, आपको पक्का चाहिए इनटू द 11। आपने मरना है या आपने रोना है बैटिंग के लिए अपनी, आपको 5th बॉलर खिलाना पड़ेगा। और अब जब आपका सीरीज का फाइनल लग चुका है, देन आप देखेंगे कि 110% बॉलर खिलाएंगे अपना 5th बॉलर, वो भले जो भी हो एंड भले जिसको भी बैठना पड़े, लेकिन आप देखोगे कि 5th बॉलर खेलता हुआ दिखेगा। हसन अली ने नया बॉल बड़ा अच्छा किया, एंड गुड टू सी हिम कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। एटलीस्ट हमारे लिए कोई बैकअप मौजूद है नसीम शाह का, जो कि भाग भी रहा था तो लग रहा था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जबर हो रहा है। देखें हम लोग क्रिकेट देखते हैं काफ़ी अरसे से, और जब एक बॉलर भागता है ना तो उसके रिदम का पता चल जाता है। वो जब भाग रहा था ना नसीम शाह, ऐसा लग रहा था वो जॉगिंग करता हुआ आ रहा है, और नसीम शाह ऐसा बॉलर नहीं है। वो जब भाग रहा था तब से ही पता चल रहा था ही इज आउट ऑफ रिदम, और उसकी जो फिटनेस है पैथेटिक फिटनेस है। 3 ओवर करवाए थे उसने, 3 ओवर अपने पहले स्पेल में हाँप रहा था, वो हाँप रहा था। इंटरनेशनल बॉलर है और वो 3 ओवर के स्पेल के बाद हाँप रहा था। इतनी गंदी फिटनेस, इतने गंदे रिदम में था नसीम शाह। सबसे पहले आप उसको
प्लेइंग 11 में या स्क्वाड में ही क्यों लेके आए, सबसे पहली गलती आपकी है। एंड उसके बाद नसीम शाह की भी गलती है क्योंकि 3 महीने का गैप था, उसके बाद उस पर भी उसने कोई काम नहीं किया अपने ऊपर। एंड देन अब आपको बोलना चाहिए कि नसीम जाओ काम करो, एंड देन उसके बाद आप वापस आओगे टीम के अंदर। जब तक मैं समझता हूं कि ये जो हसन अली की परफॉर्मेंस थी ना, ये इसलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि एटलीस्ट एक बैकअप हमारे पास रेडी हुआ कि हसन इज देयर जो कि परफॉर्म कर सकता है ऐसी सिचुएशंस में। और आपको अब खिलाना पड़ेगा 5वां बॉलर, भले आप अपनी बैटिंग में किसी भी हद तक कॉम्प्रोमाइज करें। आप देखेंगे कि 5वां बॉलर खेल रहा होगा परसों के दिन, फाइनल खेलेगा पाकिस्तान अगेंस्ट दी 10th रैंक्ड साइड इन ओडीआई क्रिकेट। सो बड़े शर्म की बात है, आज कोई ट्वीट नहीं आया कि मॉडर्न डे क्रिकेट डाइड इन फ्लोरिडा ट्वीट कर दिया था जब पाकिस्तान की T20 टीम हारी थी वेस्ट इंडीज से। आज ट्वीट नहीं आएगा कि ये नहीं मरी, आज नहीं मरी हमारी क्रिकेट। सारी ये जो PR एजेंसीज है ना, ये सिर्फ एक मकसद है इनका, 2 प्लेयर्स की वापसी इन दैट फॉर्मेट। वो होगी नहीं अब, बिकॉज ये जो इनकी परफॉर्मेंसेज हैं ये खुल के बता रही हैं कि ये बाहर क्यों है उस टीम से। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।